हेलो। अ, पिछली क्लास में हमने खिलाफत आंदोलन तक कर लिया था। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन दोनों मिलाकर के चले थे 1920 में, 31 अगस्त 1920 से। उसके बाद में हमने देखा था चौरा चौरी की वजह से गांधी जी ने खिलाफत जो असहयोग आंदोलन था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया था, मतलब कि उसको समाप्त कर दिया था। चौरा चौरी की वजह से चौरा चौरी कांड हो गया था गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को, और इसमें गांधी जी को जेल भी हुई थी। इसके बाद में मतलब हमारा जो स्वतंत्रता के लिए अग्रसर रहने वाले लोगों के ग्रुप थे, कहने का मतलब ये अंग्रेजों को कभी भी शांत नहीं रहने दिया। अब देखो गांधी जी जेल में हैं, तो उसके बाद में हमारा एक नया ग्रुप आ गया सामने निकल करके भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई ना कोई हर समय लड़ता ही रहा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर में स्थापना हुई। जो इसके संस्थापक सदस्य थे उनमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सत्येंद्र नाथ सान्याल, ये हमारे इसके संस्थापक सदस्य थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 1924 में। इन सब ने क्या प्लान बनाया, ये क्रांतिकारी ग्रुप था। क्रांतिकारी ग्रुप मतलब ये बम पिस्तौल के दम पर भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, लड़ाई झगड़े से स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो इनमें जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जिनका एक नारा है, वो है मतलब नारा क्या उनका स्लोगन है एक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने एक योजना बनाई काकोरी डकैती की, काकोरी षड्यंत्र बनाया। काकोरी षड्यंत्र क्या था, काकोरी में अंग्रेजों के जो हथियार थे वो एक रेल में आ रहे थे, और काकोरी में इन्होंने षड्यंत्र बनाया कि काकोरी पर जाकर हम उस रेल को लूटेंगे। मतलब डकैती का जो डकैती, काकोरी डकैती बोली जाती है। डकैती डालने का जो प्लान बनाया था, जो आइडिया दिया था, वो ये क्वेश्चन पूछा गया किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए और हथियार अंग्रेजों के आ रहे थे उस ट्रेन में। इनको पता लगा था, तो लखनऊ के पास में काकोरी है, वहां पर इन्होंने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। काकोरी डकैती बोला जाता है इसे। डेट पूछ के आती है 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती हुई। राम प्रसाद बिस्मिल का प्लान था और ये सारे के सारे इसमें शामिल थे और इन्होंने ट्रेन को लूट लिया। इसमें पकड़े गए राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया गया, अशफाक उल्लाह खां को पकड़ लिया गया, रोशन सिंह को पकड़ लिया गया, राजेंद्र लहरी, इन सबको पकड़ लिया गया। और इसमें इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लोहड़ी को। ऐसे पूछा जाता है यूपी के एग्जाम में खास करके कि अशफाक उल्लाह खां को कहाँ पर दी गई थी, तो फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है फैजाबाद। रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लहरी को गोंडा में, ये सब यूपी के जिले हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, गोरखपुर जहाँ से हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। इनको फांसी कब दी गई थी, 19 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। और एक व्यक्ति इस काकोरी डकैती में था, सत्येंद्र नाथ सान्याल, इसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम। 1928 में इनका ग्रुप, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए थे अंग्रेजों पर, कभी भी उनके हाथ, अंग्रेजों के हाथ में आए ही नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे यहाँ से। तो 1928 में इस ग्रुप ने थोड़ा सा नाम, इस संगठन का नाम चेंज किया और इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन खाली, अब कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस ग्रुप की मीटिंग हुई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, और यहाँ पर इसमें नए लोग जुड़े। चंद्रशेखर आजाद तो थे ही थे, इनके साथ राजगुरु और भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह ये 2 इनके साथ जुड़ गए। और 27 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1928 में सैंडर्स की हत्या क्यों की थी, जो हमारे थे कौन, इनके गुरु थे लाला लाजपत राय।
इनके मतलब प्रिंसिपल थे स्कूल के भगत सिंह और राजगुरु के। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो उन्होंने उसका विरोध किया था पूरे भारत ने, क्योंकि उसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे और वह भारत की स्टडी के लिए आया था कि भारत में शासन कैसा हो रहा है, लोग कैसे हैं, तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसका विरोध किया था उन्होंने, लाला लाजपत राय ने, और उन्होंने एक साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में वहां पर क्या करवा दिया, लाठी चार्ज करवा दिया था सैंडर्स ने, और सैंडर्स की लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उनके सर पर लाठी लगी थी। उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। लाहौर षड्यंत्र बोला जाता है इसे, 27 दिसंबर 1919 को। उसके बाद में हर जगह भगत सिंह फेमस हो गए, और सब जगह रेलवे स्टेशन हर जगह मतलब फोटो लगे हुए थे भगत सिंह को जिंदा या मुर्दा लाया जाए। तो भगत सिंह एक सिख थे, और सिख अपनी दाढ़ी बाल कभी नहीं कटवाता, तो भगत सिंह का फोटो देखते हैं मूंछ में और कैप लगा के। वो भगत सिंह ने दिल्ली आने के लिए सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल दाढ़ी कटा के और टोप वोप लगा के तब वो दिल्ली आए थे, इसमें शामिल होने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एक बम फोड़ा असेंबली में, जो यहाँ पर इनकी अंग्रेजों की असेंबली थी, उसमें बम डाल दिया इन्होंने संसद पर, अंग्रेजों की पर। खाली वो सिर्फ इन्होंने कह डाला था कि अंधी और गूंगी सरकार के कानों में धमाका करने के लिए, मतलब इन्होंने वो डालने को वहां पर बहुत खतरनाक बम भी डाल सकते, सिर्फ एक धमाका करने के लिए बम डाला और वहां से भागे भी नहीं, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया भगत सिंह और राजगुरु को। भगत सिंह का केस जो लड़ा था वो किसने लड़ा था, सबसे बड़ा वकील था भारत का आसफ अली वकील था भारत का, उसने भगत सिंह का केस लड़ा था। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी तय हुई थी कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों ने सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि हमारे जो ये थे चंद्रशेखर आजाद, ये जेल से भगाने की प्लानिंग कर रहे थे भगत सिंह को, जेल तोड़ने की, इस वजह से उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च को 1931 को ही फांसी पर लटका दिया था सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को। और बुटकेशर दत्त भी थे इनके साथ, उनको आजीवन कारावास की सजा दी थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं हम। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। आगे देखते हैं हम चंद्रशेखर आजाद। इनसे पहले मतलब इनको बचाने के लिए इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में, इसमें बताया जाता है, इसमें दो चीज बहुत ज्यादा कॉमन सुनी जाती है कि भगत मतलब बहुत ज्यादा फेमस होती है कि चाहते तो महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे। एक ये होती है कि चंद्रशेखर आजाद को जवाहरलाल नेहरू ने मरवाया। तो इसमें रियल क्या है, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में जाने से पहले चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे, उनसे मिले थे, और उसके बाद में इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने मीटिंग रखी थी। किस वजह से, 27 फरवरी को रखी थी और 23 मार्च को उनको फांसी, 24 मार्च को फांसी लगनी थी आसिफ अली, मतलब कि इनको भगत सिंह राजगुरु को। तो इनको बचाने के लिए इन्होंने मीटिंग की थी और वहां पर इनको घेर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो मतलब मानते हैं कि शायद जवाहरलाल नेहरू ने ही अंग्रेजों को सूचना दी थी, क्योंकि वह अल्फ्रेड पार्क में जाने से पहले जवाहरलाल नेहरू से ही मिले थे चंद्रशेखर आजाद। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया गया था। उनकी जो पिस्टल थी उसमें 6 गोलियां थी, 5 से उन्होंने 5 लाशें वहां गिरा दी और 6ठी गोली उन्होंने खुद को मार ली थी कि वो चाहते थे कि उनके जीते जी अंग्रेज उनको पकड़ ना सकें। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को भगत सिंह को फांसी लगने से पहले ही चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं हम, अब गांधी, देखो मैंने कहा था कि हमारा जो एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस क्या, मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ रहे थे भारत की स्वतंत्रता के लिए, उनका एक बहुत अच्छा क्रम रहा कि उन्होंने कभी भी अपना जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई को टूटने नहीं दिया। अब देखो ये क्रांतिकारी ग्रुप को दबा दिया गया, अब इसके बाद में फिर गांधी सक्रिय हो गया, गांधी जेल से छोड़ दिए 2 साल में, तो ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए कोई ना कोई तो वजह चाहिए, ऐसे थोड़ी कि लो अनशन पर बैठ जाओ। तो गांधी को एक बहुत बड़ी वजह मिल गई, क्या, अंग्रेजों ने नमक कानून लगा रखा था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा,
तो 1930 को CDM मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने चलाया साबरमती से। साबरमती कहाँ है? गुजरात में। साबरमती से 12 मार्च 1930 को इन्होंने यात्रा चली थी। इनके साथ सिर्फ 78 या 72 आदमी चले थे इनके पीछे। उसके बाद में इनके पीछे चलते चलते 5 अप्रैल 1930 तक डांडी पहुंचे थे। साबरमती से डांडी तक की यात्रा की थी इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इनके पीछे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। गांधी जहां जहां से जाते थे वहीं लोगों का रैला उनके पीछे लग जाता था। तो ऐसे पूछा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च भी बोलते हैं इसे, डांडी मार्च। साबरमती से डांडी तक। कहाँ तक थी डांडी मार्च? साबरमती से डांडी तक। 5 अप्रैल को वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा, मतलब वहां पर नमक बनाया अपने हाथ से। और इनको फिर यहाँ पर अंग्रेजों ने पकड़ लिया। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है? आदर के साथ अवज्ञा करना, मतलब हम युद्ध लड़ झगड़ के नहीं, आदर से तुम्हारा जो ऑर्डर है उसको नहीं मानेंगे। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर क्या बनाया? नमक बनाया वहां पर। इनको पकड़ लिया गया और यरवदा जेल पुणे में इनकी फेवरेट जेल वही है, वहीं पे इनको भेजा जाता था। पुणे में है यरवदा जेल, वहां पर इनको फिर डाल दिया गया, जो आज क्या है, आज के टाइम पर जिसे आगा खां पैलेस बोलते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर जेल से 11 सूत्री मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने की हमारे इन 11 सूत्रों को पूरा कीजिए। पहला था 50% की कटौती सैन्य खर्चों में, जो सेना को खर्च कर रहे हो तो उसमें 50% कम खर्च करो। मादक पदार्थों पर रोक, मतलब कि दारू और ये सब। अंग्रेज ना भारत की नस्ल को भी खराब कर रहे थे। वो ड्रग्स और शराब बराब बांटते थे, लोगों को कमजोर कर रहे थे। और राजनीतिक बंदियों की रिहाई, जो नेता उन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं गांधी जैसे, उन सबको छोड़ दीजिए। और CID में सुधार कीजिए, शस्त्र कानून में पर, मतलब ऐसी ऐसी चीजें रखते थे गांधी कि दूसरा आदमी माने ही नहीं, और फिर आंदोलन कर देते थे। आगे इनके ये 11 सूत्री मांग रखी थी गांधी ने, और यहीं पर नेहरू की भी 11 सूत्री मांग आई थी। नमक कानून की समाप्ति करो, भारतीयों के लिए नौबान सुरक्षा प्रदान करो, डाक संरक्षण अधिनियम को स्वीकार करो। और इस समय पर वायसराय कौन था? इरविन था। इरविन भारत का वायसराय था जब गांधी ने ये 11 सूत्री मांग दी थी। इरविन ने जैसे ही गांधी की 11 सूत्री, गांधी का ये सब गया, इरविन ने देखते ही नकार दिया गांधी को कि हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, ना मिला गांधी से। ठीक है, गांधी जी वहां से आ गए और उसके बाद में इन्होंने प्रॉपर अपना ये चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून कहाँ कहाँ पर तोड़ा गया था? गांधी जी ने कहाँ तोड़ा था? साबरमती से डांडी में जाकर के नमक कानून तोड़ा था। ऐसे ही केरल में भी थे एक के कलिप्पन ने केरल में तोड़ा था। तमिलनाडु में C राजगोपालाचारी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे? C राजगोपालाचारी। इन्होंने तमिलनाडु से इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तमिलनाडु में। उड़ीसा में गोपीचंद बंधु चौधरी ने। और उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो आंदोलन का मेन लीडर थे वो कौन थे? बादशाह खान बोलते हैं इनको ही हम खान अब्दुल गफ्फार खान बोलते हैं, और सीमांत खान। तो इनका रियल नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी बोला जाता है, सीमांत गांधी। ऐसे कितनी बार क्वेश्चन आया कि सीमांत गांधी किसे बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनको ही बादशाह खान भी बोला जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में थे। उत्तर पश्चिमी, ध्यान रखना, उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर की साइड, और पश्चिमी मतलब पाकिस्तान। तो कौन सी जगह है वो? बलूचिस्तान, जो फिलहाल में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वहां पर ये लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चला रखा था, खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान का एक आंदोलन था, खुदाई खिदमतगार। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर के सेवक। और ये सारे के सारे जितने भी लोग थे ये रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इसे रेड शर्ट आंदोलन भी बोला जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन। किसका आंदोलन था ये? खान अब्दुल गफ्फार खान का। और इसमें सारे के सारे पठान थे। पठान मतलब जो मुस्लिम्स में एक कौम होती है पठान, तो इसमें सारे के सारे पठान थे। पठानों में जैसे
वैसे बोलना नहीं चाहिए, हिंदुओं में मानते हैं ना जैसे जाट में कम बुद्धि होती है, ऐसे मुस्लिमों में पठान में भी बुद्धि कम होती है। तो पठान ना क्या कहते थे गांधी बाबा को? मलंग बाबा। गांधी को क्या कहते थे? मलंग बाबा के नाम मलंग बाबा कहते थे। और गांधी जी जब गिरफ्तार कर लिए थे तो यहाँ आंदोलन कर रहे थे कि मलंग बाबा को छोड़ो, इंकलाब को छोड़ो। इनको पता ही नहीं था कि इंकलाब कोई आदमी है क्या है, तो ऐसे ही थे बिल्कुल। रेड शर्ट लाल शर्ट पहनकर तो बहुत बार पूछा गया, रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन किसका था, कहाँ था, कौन चलाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये लाल शर्ट पहनते थे, लाल कपड़े पहनते थे, इस वजह से इसे रेड शर्ट आंदोलन कहा जाता था। तो दो क्वेश्चन आते हैं गांधी से। गांधी को मलंग बाबा कौन कहते थे? तो ये पठान कहते थे। दूसरा था, गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन का था। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का पीएम था, उसने कहा था गांधी को, गांधी क्या है? नंगा फकीर है। इसके बाद में क्या हुआ था? इसमें चंद्रसेन गढ़वाली थे, एक सैनिक थे। इन्होंने पेशावर में मतलब अंग्रेजों ने आदेश दिया था कि जाओ और वहाँ जो कानून तोड़ रहे हैं उन पर गोली चलाओ सीधे। तो ये हिंदू था, अंग्रेजी सेना भर्ती था, लेकिन इसने मना कर दिया था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल कौन था? मनीलाल गांधी जी का बड़ा बेटा था। मनीलाल के नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन की घर्षणा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में कूच कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सेना द्वारा पीटे गए। मतलब कि सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल गांधी जी के बड़े बेटे, ये 2000 अपने अनुयायियों के साथ घर्षणा की तरफ जा रहे थे आंदोलन करने के लिए। इसी में सबने अवज्ञा, मतलब कि विनय के साथ अवज्ञा कर रहे थे अंग्रेजों की। तो इसमें इनको घेर लिया गया था और अंग्रेजों द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा गया था 2000 लोगों को। एक अमेरिकी वेब मिलर करके पत्रकार था अमेरिका का, उसने इस घटना का वर्णन दिया है। और न्यू फ्री मैन न्यूज़पेपर में काम करता था ये वेब मिलर। तो कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं ज्यादा। उसके बाद में क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो 3 हुई हैं। तो ऐसे पूछा जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो ध्यान रखना, प्रथम कभी कभी 1930 और 31 के बीच में हुआ था, तो वो 1931 ही दे देता है। तो प्रथम 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। डेट पड़ी हुई है इसकी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। गोलमेज सम्मेलन कहा था, ये कहाँ पर हो रहा था? इंग्लैंड में हो रहा था, कि भारत में आगे कैसे कानून बनाया जाए, कैसे आगे चलेंगे भारत में, ये सब अंग्रेजों ने। और यहाँ पर ये भारतीयों को भी बुलाते थे जो मैन लीडर थे। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? गोलमेज का मतलब क्या है? एक टेबल पर बैठकर मीटिंग करना। और इसके अध्यक्ष थे रामसे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अम्बेडकर, इन तीनों को बुलाया गया था। कांग्रेस जो भारत की सबसे बड़ी क्या थी? पार्टी थी। मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की पार्टी थी, और अम्बेडकर जो दलितों के नेता थे, भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें अम्बेडकर जी पहुंचे और मुस्लिम लीग भी पहुंची, लेकिन कौन नहीं पहुंचे? कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन गया था? मोहम्मद अली जिन्ना गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, इसी वजह से इस गोलमेज सम्मेलन को असफल माना जाता है, यानी कि इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया था। ये हुआ था जेम्स पैलेस लंदन में। प्रथम कहाँ पर हुए थे गोलमेज सम्मेलन? तीनों के तीनों लंदन में हुए थे। तो ध्यान रखना, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए थे और दलितों की तरफ से अम्बेडकर गए थे। ये ऐसे क्यों बुलाते थे? अंग्रेज चाहते थे कि भारत अलग ही रहे, बटा हुआ ही रहे, इसलिए अलग अलग लीडर बुलाते थे। दलितों का लीडर बुला लिया तो दलित अलग रहेंगे, मतलब एक ना हो जाए, इस वजह से। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। अब ऊपर से दबाव आया रामसे मैकडोनाल्ड का, किस पे? वायसराय कौन था? इरविन। और इरविन ने गांधी की जो 10 सूत्री मांग थी उसको भी मना कर दिया था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी के पास गए इरविन। कहाँ पर गए? जेल में।
जेल में गए गांधी जी के पास 5 मार्च 1931 को। और अब बताता हूँ मैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि भगत सिंह को बचा सकते थे गांधी जी। यहाँ पर हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर कांग्रेस शामिल नहीं हुई इस आंदोलन, इस मतलब पहले गोल में सम्मेलन में, तो सम्मेलन सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही भारत था। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि उसका मतलब ही भारत था, पूरी का मतलब भारत ही शामिल नहीं हुआ, तो किस लिए गोल में सम्मेलन हुआ? तो इरविन से कहा गया कि गांधी को मना के लाओ और कांग्रेस को शामिल करो इसमें। तो गांधी जी के पास गया इरविन, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये पूछा जाता है कब हुआ गांधी इरविन पैक्ट? 1931 में हुआ। दिल्ली में हुआ, दिल्ली पैक्ट बोलते थे। इसमें क्या हुआ, गांधी और इनके बीच में कुछ डील हुई। डील क्या हुई कि सिर्फ राजनीतिक बंदियों की रिहाई होगी। इन्होंने मान लिया, इरविन ने मान, गांधी ने भी मना कर दिया था जैसे इरविन ने मना किया था। अब इरविन गिड़गिड़ाता हुआ गांधी के पास आया, बोला बाबा मान जाओ, तुम जो कह रहे थे जो राजनीतिक बंदी हैं उनकी रिहाई कर दी जाएगी, ठीक है। नमक कानून समाप्त कर देंगे हम, ठीक है। बाबा को भी कुछ करना होगा। बाबा ने क्या कहा, हम CDM खत्म कर देंगे, जो हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा है हम उसको भी खत्म कर देंगे। और कांग्रेस एग्री हो गई यहाँ पर कि हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ पर भारत की जनता बाहर खड़ी थी कि गांधी जी जब वायसराय भारत का मिलने आया है, और भगत सिंह के बहुत बड़े फैन थे। भगत सिंह मतलब एक प्रकार से बहुत क्रांतिकारी थे और हर जनता के मन में छा चुके थे एकदम। तो बाहर जो लोग खड़े थे उनको ये इंतजार था कि गांधी जी अपनी जो इरविन से, उसमें एक शर्त ये भी रखेंगे कि भगत सिंह को मतलब फांसी ना दी जाए। और गांधी अगर ऐसा बोलते तो भगत सिंह को फांसी नहीं भी दी जाती, क्योंकि कांग्रेस को शामिल कराना था गोलमेज सम्मेलन में, और इरविन इस बात को मान भी लेते। भगत सिंह को भी कई बार बहुत सारे ऑफर दिए गए थे कि तुम इसमें शामिल हो जाओ, तुम मतलब बाहर जाके सिर्फ ये बोल दो कि मुझसे गलती हो गई, और तुम चाहो तो ब्रिटेन में कितना भी मतलब बहुत सारे उनको लाभ जो है दिए गए थे, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया था कुछ भी करने से। और गांधी ने यहाँ पर इनका नाम नहीं लिया था। तो जो गांधी के अनुयायी हैं वो क्या बताते हैं कि अगर भगत सिंह ने काम क्या किया था, एक आतंकवादी का। एक चीज और बताऊं, पाकिस्तान में आज भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया हुआ, लेकिन भारत में आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं है। भगत सिंह को शहीद नहीं माना जाता। भगत सिंह को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगत सिंह को आज भी आतंकवादी के नाम से या ऐसे संबोधित किया जाता है। मतलब उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है कि वो एक आतंकवादी बोले जाएंगे। मतलब ऐसी घटनाओं को, सरकार का कानून तोड़ के उनके विरुद्ध काम करना। तो गांधी ने यहाँ पर उनका नाम नहीं लिया। तो जो उनके अनुयायी हैं गांधी के बाद में, जब ये बात बाहर फैली, सब गांधी का विरोध करने लगे, और गांधी की मतलब बहुत ही ज्यादा विरोध करने लगे गांधी का। तो उनके अनुयायी थे जो उनको मानते थे, उन्होंने बताया कि अगर गांधी जी आज भगत सिंह को माफ करवा देते तो कल पता नहीं कितने सारे भगत सिंह पैदा होते। ऐसे तो हर कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाता सरकार के आगे, बम तमंचा लेके बम फेंक देते, ऐसे तो फिर मनमानी हो जाती। इस वजह से भगत सिंह को नहीं बचाया गया, क्योंकि उन्होंने काम कानून से हटकर किया था। अब जो भी हुआ वो छोड़ो, आगे देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक रहा। डेट इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना, 1931 में था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और इसके जो कहाँ पर हुआ, वहीं पर हुआ, लंदन में हुआ, जेम्स पैलेस में। और उद्घाटन किसी चीज का एक ही बार होता, बार बार नहीं होता। तो उद्घाटन के लिए जॉर्ज पंचमी थे और अध्यक्ष रैमसे मैकडोनाल्ड थे। इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस भी गई, मुस्लिम लीग भी गई और अम्बेडकर भी गए। कांग्रेस गई, कांग्रेस की तरफ से कौन कांग्रेस गई, मतलब गांधी जी गए। कांग्रेस की तरफ से कौन गया, महात्मा गांधी गए। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना गए और अम्बेडकर गए। ठीक है, तीनों गए थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज से गए थे, तो SS राजपूताना जहाज था। महात्मा गांधी पानी का जहाज था, SS राजपूताना। इसके साथ इसमें गए थे कहाँ पर, लंदन 1931 में। यहाँ पर क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से, और दलितों की तरफ से अम्बेडकर गए थे। यहाँ पर जो है अम्बेडकर ने एक नई डिमांड रखी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए। और महात्मा गांधी इस बात पर भिड़ गए वहाँ। उन्होंने कहा कि हमें इनसे स्वतंत्रता चाहिए भाई, होना क्या चाहिए नहीं चाहिए ये हम अपने भारत में बैठ के डिसाइड करेंगे। यहाँ तो हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारे भारत को कब छोड़कर जा रहे हैं।
हम तो यहाँ तो पूरा भारत एक है, तुम वहाँ पे जाके ले लेना अपना सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। और अम्बेडकर इस बात पर अड़ गए कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, जैसे कि 1909 में अंग्रेजों ने मुस्लिमों को दिया था पृथक निर्वाचन मंडल। मैंने पहले भी बताया था इसका मतलब क्या है। मान लो एक गांव है और उसमें 80% मुस्लिम है और 20% हिंदू है, और वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज के अकॉर्डिंग आता है, वो वहाँ पर मुस्लिम सीट है तो वहाँ पर मुस्लिम ही खड़ा होगा, और उन 20% हिंदुओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब वोट ही नहीं डालेगा आदमी तो फिर उसका विकास कौन करेगा, उसे कोई पूछेगा ही नहीं। तो ऐसे ये चाह रहे थे कि जहाँ जहाँ दलित वर्ग है उसको सीट दी जाए। दलित सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की मांग की, और यहाँ पर गांधी जी गुस्सा हो गए और छोड़कर भाग आए वहाँ के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। तो ये भी सम्मेलन सफल नहीं हुआ। अब भारत का वायसराय बदल चुका था, पहले इरविन था, अब कौन आ गया, वेलिंगटन। वायसराय हुए वेलिंगटन। जो दिल्ली समझौता हुआ था, दिल्ली पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जिसे हम बोल रहे थे, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था, उसको गांधी जी ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि हम नहीं मानते किसी गांधी इरविन पैक्ट को। और हम इन्होंने सेकंड सबने अवज्ञा आंदोलन बोला जाएगा ये, मतलब यहाँ समलय अवज्ञा आंदोलन प्रथम के बाद में खत्म कर दिया था, अब दोबारा से शुरू कर दिया इन्होंने 1932 से, और 34 तक चला ये सबने अवज्ञा आंदोलन। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड यही राम से मैकडोनाल्ड भारत आए, मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से पुरस्कार लेकर आए दलितों के लिए। इन्होंने कहा कि हम दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज देते हैं, क्योंकि अंग्रेज इसलिए दे रहे थे कि वो भारत में फूट डालना चाहते थे अलग अलग। इसको बोला था डोनाल्ड पुरस्कार। डोनाल्ड अपना पुरस्कार लेकर आए थे दलितों के लिए, और इसमें अंबेडकर जी बहुत खुश हो गए थे कि अंग्रेज महान है और हमारे लिए ये किया वो किया। जैसे आज मुस्लिम अलग है ना, मुस्लिम कम्युनिटी इन सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से अलग है, हिंदुओं से बिल्कुल अलग सेपरेट दिखती है। नहीं तो भारत पर आक्रमण तो हजारों करोड़ों आक्रमण हुए, लेकिन कोई दिखता है हिंदू मुसलमान की तरह, मतलब एकदम अलग कम्युनिटी सब भारत में आके मिल गए थे। ये इसी वजह से नहीं मिल पाए क्योंकि अंग्रेजों ने इनको रखा ही ऐसे अलग। अगर ये दलित सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज चल जाता तो आज जैसे SC वर्ग देखते हैं हम, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट बोले, जो अनुसूचित जाति वर्ग बोले, वो वर्ग भी एक अलग सेपरेट वर्ग दिखता जैसे आज मुस्लिम दिखते हैं। तो यहाँ पर खुश हो गए, मैकडोनाल्ड पुरस्कार आ गया 1932 में, और इसने कह दिया कि तुमने जो मांग की थी यहाँ पर दूसरी गोलमेज सम्मेलन में, उसको हम मानते हैं और तुम्हें क्या देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज देते हैं। ठीक है जी, पृथक निर्वाचक मंडल देते हैं। गांधी ने विरोध कर दिया भाई, गांधी भूख हड़ताल पर, यरबदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ के गांधी 20 सितंबर 1932 को भूख हड़ताल पर बैठे। 6 दिन तक लगातार भूख हड़ताल, और गांधी मरने के कगार पर पहुंच लिए। अंबेडकर को सब गाली दे रहे हैं कि जाओ गांधी को मनाओ, जाओ गांधी को मनाओ। तो अंबेडकर जी गए, बहुत खिसिया के रोके। अंबेडकर और गांधी कभी नहीं बनी, और गए और वहां जाकर बोले, मतलब दोनों में बहुत, वहां की एक जो वहां पर क्या था, थानेदार था, उसकी किताब में लिखा हुआ, जो जेलर था वहां पर, जेलर ने अपनी बुक लिखी, उसमें लिखा है कि गांधी और अंबेडकर में बहुत ज्यादा तू मैं हुई, और बहुत मतलब लड़ाई की तरह हुई एकदम वहां बैठ के दोनों। गांधी खाटिया पे लेटे हुए थे, मरने के कगार पर थे। तो अंबेडकर जाकर बोले कि तुम्हें हमें कुछ मिल जाए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, और तुम हमें शांति से नहीं जीने दोगे, और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर समझौता हुआ, पूना पैक्ट बोला जाता है, जैसे 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। गांधी ने कहा सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज तुम्हें क्या देगा, उसने कहा कि हमें अलग से चुनाव देगा, हमें ये देगा, हमें इतनी सीट देगा। गांधी ने कहा हम तुम्हें कितनी सीट चाहिए तुम्हें, तो यहाँ पे गांधी जी ने इनको लगभग 150 सीट दी थी कि हम तुम्हें 150 सीट देंगे जहाँ पर दलित ही खड़ा होगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार उस दलित नेता, वो नेता भारत का है, वो ऊंची जाति का भी नेता है, नीची जाति का भी नेता, नेता तो नेता होता है, तुम्हारा दलित ही खड़ा होगा, लेकिन उसको वोट सब डालेंगे। तो यहाँ पर समझौता हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच। यहाँ पर गांधी ने अम्बेडकर को बहुत सारी सीटें दी थी कांग्रेस की तरफ से। तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। पूछे जाते हैं इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ। मैकडोनाल्ड पुरस्कार कब आया, 1932 में आया। पूना समझौता कब हुआ, 26 सितंबर 1932 को। मैकडोनाल्ड इन्होंने खारिज कर दिया इसको, जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज था, कि हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज। अम्बेडकर को भी मना लिया और पूना पैक्ट हो गया। ठीक है जी। अब होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यहाँ से दूसरे से ही गांधी जी गुस्सा हो गए, कांग्रेस गुस्सा हो गई। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ना तो गांधी जी पहुंचे ना कांग्रेस पहुंची, और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन गया था? आगा खां गया था। आगा खां, पहले जिन्ना जा रहा था, अब आगा खां गया है। और इधर कौन गया है? अम्बेडकर तो जाते ही नहीं, वो तो तुरंत तैयार हैं, अम्बेडकर जी गए थे। यहाँ पर 1935 का ड्राफ्ट बन गया, प्रारूप, जो हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे बोलते हैं कि भारत पर अब आगे कानून जो बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। और चुनाव के लिए भी रणनीति बन गई कि यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे भारत में। 1936 में चुनाव हुए, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए 11 राज्यों में, जिनमें से 8 राज्यों में, 5 में तो बिल्कुल कांग्रेस की ही बनी थी। 5 राज्यों में सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस की, मतलब निर्विरोध, मतलब कि फुल मेजोरिटी से बनी थी। लेकिन जो बाकी के 3 राज्य से, उनमें किसी और दूसरे संगठन के साथ मिलकर के कांग्रेस की सरकार बनी थी। मतलब 11 में से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी और 3 राज्य वो गैर कांग्रेसी बन गए। ठीक है। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और भारत का गवर्नर कौन बन गया था? लिन लिथगो। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और पिछली वीडियो में मैं बार बार द्वितीय विश्व युद्ध बोल रहा था, वो 14 से 19 वो प्रथम विश्व युद्ध है, उसे एक बार मतलब देख लेना सही से। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चला, लिन लिथगो गवर्नर बने। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, राहुल गांधी की तरह जीभ फिसल जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा, लिन लिथगो ने बिना भारतीय राज्यों को पूछे हुए, बिना किसी को पूछे हुए, जैसे भारत की सरकार चल रही थी इन राज्यों में, 3 में गैर कांग्रेसी सरकार चल रही थी, तो बिना किसी को पूछे हुए इन्होंने कह दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। तो इसका विरोध किया कांग्रेस ने और 8 राज्यों में इस्तीफा दे दिया इनके मुख्यमंत्रियों ने कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं, हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। 28 मार्च तक चली थी इनकी गवर्नमेंट और 29 दिसंबर 28 महीने चली थी, मतलब सॉरी 29 दिसंबर 1939 को जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने इस दिवस को मुक्ति दिवस बनाया था कि हमारी जो, जैसे आज के समय नहीं लड़ते कांग्रेस और मुस्लिम लीग और ये बीजेपी बीजेपी, ऐसे उस समय भी लड़ाई होती थी पार्टियों में। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि आज हम मुक्ति दिवस मनाएंगे, क्योंकि 8 राज्यों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस ने। 29 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। 1940 में पाकिस्तान मूवमेंट आया, लाहौर अधिवेशन था। किसका लाहौर अधिवेशन था? इसका मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखना 1940 में पाकिस्तान की जो मांग हुई थी वो 1940 में हुई थी। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक पाक की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि अब हमें भारत आजाद नहीं, हमें चाहिए पाकिस्तान अलग, एक अलग पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल पहली बार रहमत अली ने किया था और पाकिस्तान का विचार इकबाल ने दिया था। चौधरी रहमत अली, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, चौधरी लगा हुआ और आता है, इस वजह से ऑप्शन में और नहीं लगाते। पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए पृथक मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुई थी? 1940 के अधिवेशन में, जिन्ना जिसका क्या था। और इसमें नोट 1943 में हुआ फिर से कराची अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, और इसी अधिवेशन में जिन्ना ने कहा था बांटो और भागो। अंग्रेज नारा दिया था जिन्ना ने मुस्लिम लीग से कि बांटो और भागो। अंग्रेजों से कहा था कि भारत को बांटो और यहाँ से भागो। 1940 में भारत ने मना कर दिया, हम शामिल नहीं होंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी और नेहरू को इन्होंने बहका के रखा था और उसकी वजह से उन्होंने भारतीय सेना, भारत के लोग और जवान उसमें शामिल भी किए थे प्रथम विश्व युद्ध में। और गांधी को एजेंट भी बोलते थे अंग्रेजों का, जब शुरुआत में गांधी आए थे, क्योंकि गांधी को बहका रखा था कि हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब भारत पागल बनने वाला नहीं है। 1940 में लिन लिथगो प्रस्ताव आया, लिन लिथगो गवर्नर था तो उसका प्रस्ताव आया, उसने भेजा आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरे वर्ल्ड वार के बाद संविधान सभा का गठन कर देंगे और हम तुम्हें एक डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, अधिराज्य का दर्जा। अधिराज्य का दर्जा मतलब क्या है? तुम अपने अंदर गवर्नमेंट बना सकते हो, बाहर के कार्यकाज हम संभालेंगे। भारत ने कह दिया हमें नहीं चाहिए भाई अधिराज्य का दर्जा, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य, यहाँ से भागो, हम अपने आप देख लेंगे हम कैसे सरकार बनाएंगे, क्या बनाएंगे। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स कौन था? क्रिप्स वहाँ पे जो विपक्षी पार्टी, जैसे कि राहुल गांधी को भेज दिया जाए पाकिस्तान में, तो राहुल गांधी पाकिस्तान की सी बात करेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार वो करता। ऐसे ही क्रिप्स वहाँ पर विपक्षी की पार्टी का नेता था और भारत में क्रिप्स को मानते थे भी, क्योंकि क्रिप्स ने वहाँ पर कई बार
कई बार इस बात के बारे में मुद्दा भी उठाया था। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स विपक्ष का नेता था। इसने कहा था कि आप हमारे साथ दूसरे वर्ल्ड वार में शामिल हो जाओ और तुम्हारे लिए संविधान सभा बना देंगे, तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो भारत ने मना कर दिया और क्रिप्स जहां भी जाता था, क्रिप्स का विरोध होता था, कोई भी उसे सुनता नहीं था। भारत में एक प्रकार से जो चरम सीमा थी आंदोलन की, जो स्वतंत्रता प्राप्ति की जो एक प्रकार से ललक थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और गांधी ने इसका पूरा फायदा उठाया। और 1942 को अंग्रेज वहां द्वितीय विश्व युद्ध में एकजुट हुए थे और भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, जैसे ने भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा सहयोग किया, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया महात्मा गांधी ने 1942 में। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से घोषणा कर दी भारत छोड़ो आंदोलन की और यहीं से नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। अब ऐसे बोला जाता है गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं अपनाई, लेकिन नारा आप देख रहे हो, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, इतने क्वेश्चन आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, एक एक लाइन में क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 को। डेट भी पूछ ले तो 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से शुरू की, महात्मा गांधी ने भाषण दिया था जनसभा में और इस आंदोलन का कोई मेन लीडर नहीं था, हर कोई लीडर था अपने आप में, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, किसान और सिपाही, मतलब जो भी था सब इस आंदोलन में भाग लिया पूरी तरह से। इसको हम वर्धा प्रपोजल भी कहते हैं, वर्धा प्रस्ताव भी बोलते हैं इसे हम अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं, इसे लीडर लेस मूवमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसका कोई लीडर नहीं था। ऐसे आ जाए वर्धा प्रपोजल, अगस्त प्रपोजल, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त के लिए आगे भी आएगा एक अगस्त प्रस्ताव, लेकिन ये अगस्त प्रपोजल अलग है, वो अलग था। और लीडरशिप मूवमेंट भी बोलते हैं, लीडरलेस मूवमेंट। ये रात को 12 बजे शुरू हुआ था, रात को 12 बजे करेक्ट, जब 000 बजते हैं उस समय पर 9 अगस्त 1942 को। इसलिए इसको बोला जाता है ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, यरवदा पुणे जेल में डाल दिए गए 10 अगस्त को और ये यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए 21 दिन तक, सबसे बड़ी भूख हड़ताल गांधी के जीवन की। 21 दिन तक भूखे रहे गांधी जी जेल में, यरवदा जेल पुणे, यहीं पर बंद किया जाता था इन्हें। विस्टन चर्चिल, जिसने गांधी को क्या कहा था, नंगा फकीर, उसके कहने पर गांधी ने भूख हड़ताल तोड़ी थी। इसमें इन्होंने बहुत सी अपनी चीजें खोई। इनके सचिव थे महादेव देसाई, ये भी पूछा जाता है गांधी जी के सचिव कौन थे, उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी कस्तूरबा गांधी की तबीयत खराब हो गई, बहुत सारी चीजें गांधी ने खोई। गांधी को एक प्रकार से, गांधी का बहुत बड़ा योगदान है भारत की आजादी में। आज को जो भारत देखते हैं वो गांधी की देन है। बाकी गरियाने के लिए कुछ भी गरियाओ, गांधी को गाली दो, कुछ भी दो। और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, इनको संपूर्ण क्रांति का जनक बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण, जिनकी पार्टी है जो यूपी में सपा, समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह यादव की, वो इनकी ही देन है, जयप्रकाश नारायण की। इनको हजारीबाग झारखंड जेल में बंद कर दिया गया। मतलब सारे बड़े बड़े नेताओं को बहुत आंदोलन, मतलब इसमें कोई लीडर ही नहीं था, मतलब हर कोई लीडर था अपने आप में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया, पटना में। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने, इन्होंने कहा था राष्ट्रपति के पद को कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, एक सोया हुआ दैत्य होता है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे और उन्होंने सोचा कि राष्ट्रपति तो कुछ होता ही नहीं है, ये कुछ भी सूचना मंगाते थे, कुछ भी मांगते थे राजेंद्र प्रसाद, तो उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो इन्होंने क्योंकि राष्ट्रपति की इतनी पावर है कि वो प्रधानमंत्री को हटा सकता है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था उनको और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति एक सोया हुआ दैत्य होता है, उसे मत जगाओ। दूसरे दिन ही जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए थे उनके घर पे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रहे थे ये उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, सॉरी वो जेपी नारायण नहीं, वो राम मनोहर लोहिया, और जिनकी पार्टी है सपा, राम मनोहर लोहिया, और अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता से तो मोस्टली क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली, ये कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रहे थे। मतलब जितने हाई फ्रिक्वेंसी का, ये जापान से एक रेडियो का जो फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी का ऑडियो मीटर लाए थे वो, जिसमें ये बोल बोल करके ये बोलते थे, वो अंग्रेजों के गाने चल रहे हैं, इंग्लिश गाने रेडियो पे, और जैसे वो नहीं पकड़ लेते, कैचिंग से ही तो चलते हैं ये रेडियो तरंगों से, तो
उसने उस पर बोलते थे भारत माता की जय, कोई भी चैनल चला रहे हैं रेडियो पे भारत माता की जय, और ये वो मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का ऑडियोमीटर था। उससे इन्होंने सारे भारत में क्रांति ला दी। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, मतलब पूरा देश आजादी के कगार पर जा चुका था इस समय। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हो रहा था कि समांतर सरकारें भी चल रही थी। समांतर सरकारों का मतलब क्या है? यूपी के बलिया में, मतलब अंग्रेज तो कर ही रहे थे, अंग्रेजों से अलग यूपी के बलिया में, उत्तर प्रदेश में बलिया में चीतू पांडे थे, उनकी सरकार चल रही थी। सतारा महाराष्ट्र में वाईवी चौहान की चल रही थी, और तामलोक पश्चिम बंगाल में जातीय सरकार चल रही थी। और ऐसे क्वेश्चन आए कि किस संगठन ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने भाग लिया था, न मुस्लिम लीग ने लिया था, न हिंदू महासभा ने लिया था, न कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लिया था, न अम्बेडकर ने लिया था। सिर्फ कांग्रेस ने इस संगठन को खड़ा किया था, इस आंदोलन को खड़ा किया था, और भारत की जनता ने। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता, किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था, हिंदू महासभा ने नहीं लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं लिया था, अम्बेडकर ने नहीं लिया था। 1946 में फिर अंग्रेजों के हाथ से बिल्कुल बात निकलती दिखी कि भारत अब आजाद होकर ही रहेगा, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। किस लिए भेजा? भारत में संविधान सभा का गठन करो, अंतरिम सरकार बनी यहाँ पे। अंतरिम, ये हम पॉलिटी में पढ़ लेते हैं। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है? आजादी से पहले की सरकार। आजादी 47 में, उससे पहले भी एक सरकार बन गई, प्रेसिडेंट जिसके कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। और वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? कैबिनेट मिशन ने और अंतरिम सरकार में कहा कि सेपरेट पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा। माउंटबेटन ने गांधी जी को क्या कहा? विंस्टन चर्चिल ने तो नंगा फकीर कहा था, और माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स मतलब कि एक आदमी की फोर्स, पूरा एक आदमी पूरी फोर्स के बराबर, वन मैन बाउंड्री फोर्स है गांधी। अंतरिम सरकार के मंत्री वगैरह पूछे जाते हैं, वो पॉलिटी में पढ़ते हैं हम। इसके बाद में माउंटबेटन योजना आई थी, जिसमें क्या किया गया था? भारत को आजाद कर दिया गया था, और सेपरेट पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था भारत से। ये लगभग हमारा हिस्ट्री खत्म ही है। इसके बाद में थोड़ा सा साउथ इंडिया देखेंगे हम, प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन, और थोड़ा सा नीचे रिवीजन करेंगे एक बार पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे।